नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार ज्ञानदीप क्लासेस से। मेरे यूट्यूब चैनल से अगर आप देखना चाहते हैं कि पूरी आपको वर्णमाला पूरी हिंदी जो कि यूपीएसआई को टारगेट कराते हुए कराई जा रही है, यूपीएसआई आपका एसएससी जीडी। मैंने आपको बताया था कि सोमवार यानी 9 तारीख से हम सुचारू रूप से हिंदी की क्लासेस लेंगे, कंप्लीट हिंदी सेशन पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि फ्री मेरी क्लासेस को आप देख पाएँ तो मेरा यूट्यूब चैनल है हिंदी बाय मनीष सर, सर्च करके ज्वाइन कीजिए और कम समय में अपनी हिंदी को बेस्ट कीजिए। चलिए देरी ना करते हुए हम अपनी हिंदी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो होता है वर्णमाला कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला जो होता है वो वर्णों के या अक्षरों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। पहला क्वेश्चन ही यहाँ से उठता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो सब अक्षरों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, वर्णमाला में होता क्या है? दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो वर्ण होता है और ध्वनि होती है, यही दो होते हैं। लेकिन यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, जो कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ध्वनि क्या है, अक्षर क्या है, वर्ण क्या है, शब्द क्या है। तो मैं यहाँ से आपको लेके चलता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर, और जो छोटे से क्वेश्चन होते हैं, बाकी फिर हम अपने जो वर्णों को विच्छेद किया हुआ है, चाहे स्पर्श व्यंजन हो या आपके द्विगुणी व्यंजन हो या पार्श्विक व्यंजन हो, उनकी तरफ चलेंगे। लेकिन पहले जो छोटा सा क्वेश्चंस होते हैं उनको देखते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन होता है हमारा कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण जो होते हैं वो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। ठीक है ना दोस्तों? वर्ण जो होते हैं वो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। और जो ध्वनि होती है, ध्वनि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि वर्ण क्या होता है, ध्वनि क्या होता है। डायरेक्ट आता है क्वेश्चन कि वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं। आज के बाद आपका ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा, आप बिल्कुल विभेद कर पाएंगे इनमें कि वर्ण क्या होता है, ध्वनि क्या होती है। इसी के साथ चलते हैं शब्द। शब्द क्या होता है? शब्द भाषा की सबसे छोटी लिखित सार्थक इकाई होती है। देखिए इसमें कैसे, देखिए वर्ण तो होता है एक, कोई भी एक अक्षर हो जाए, जैसे हमने ले लिया कोई भी आ ले लिया। अब आ से क्या होगा? ये तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई हुई ना, लेकिन इससे कोई अर्थ मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है ना। तो इसलिए ये लिखित इकाई तो है लेकिन सार्थक इकाई नहीं है। इसी के चलते चलते हैं आपको ध्वनि। ध्वनि क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। मौखिक बोले तो जैसे हमने बोला आ, अब आ मौखिक इकाई है ना कि सार्थक इकाई। कोई सार्थक दे रहा है, आ से क्या शब्द चालू करेंगे आप? कोई शब्द नहीं चालू करेंगे। लेकिन जो शब्द होता है वो भाषा की सबसे छोटी लिखित और सार्थक इकाई होती है। अगर हमने यहाँ पे कोई भी शब्द लिखा, शब्द तो हमेशा एक से अधिक अक्षरों से मिलकर बनता है, तो कोई भी शब्द लिखा हमने, जैसे लिख दिया यहाँ पे काम। काम जो शब्द लिखा वो अपने आप में कोई ना कोई एक अर्थ प्रकट कर रहा है। मैं कार्य करने के लिए, कार्य, काम।
या काज, ठीक है ना। तो यहाँ से चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने नोट कर लिया होगा, इनमें आज के बाद कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ा के अब यहाँ से चलता है हमारा कि वर्ण कितने होते हैं, वर्णमाला में वर्ण होते कितने हैं। तो जो कुल वर्ण हैं, कुल वर्ण कुल वर्ण होते हैं हमारे 52, यानी 52 वर्ण हमें पढ़ाए गए हैं। छोटे से थे हम, 52 पढ़े हमने, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ओ बड़ा ओ, ए है, लिरी, ओ आओ, अंग आ। लेकिन यहाँ पे वर्णमाला को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक तो होता है आपका स्वर, दूसरा होता है आपका व्यंजन। अब यहाँ पे जो स्वर होते हैं और व्यंजन, स्वर आपके अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, यानी कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे, ए, ओ आओ। तो ये अपने आप में स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं। लेकिन जो वर्ण होते हैं, सॉरी व्यंजन होते हैं, व्यंजनों को स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि उन्हें बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है। स्वर की आवश्यकता कैसी, अगर हमने मान चलो कि यहाँ पे का पे किसी भी कोई भी मात्रा नहीं है, तो अपने आप में छोटा आ की मात्रा होती है। अगर हमने यहाँ पे लिखा का, अभी आपको लग रहा है कि ये का हमारा व्यंजन है, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि ये जो बना हुआ है वो का प्लस छोटा आ की मात्रा इसके साथ लगी हुई है, छिपी हुई है, इसीलिए इन्हें कहते हैं व्यंजन। क्योंकि व्यंजन कभी स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते हैं। अब इसमें आता है कि व्यंजन कितने हैं और स्वर कितने हैं, स्वर और व्यंजन क्या है, कितने हैं। तो इसको आगे हम मिटा के आगे बढ़ते हैं, जितना आपने नोट कर लिया होगा। आप कंटिन्यू जुड़े रहिए, आपकी हिंदी ऐसी करा दूंगा मैं कि आप भी कहेंगे हिंदी हमने पढ़। आप कोई भी आपसे पूछेगा कि हिंदी कहाँ से तैयार की, तो आप हमेशा एक ही नाम बोलेंगे कि मैंने मनीष सर से हिंदी पढ़ी है। स्वर की डेफिनेशंस क्या होती है कि स्वरों को हमेशा इनको हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि स्वरों को हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, चाहे वो कोई सी भी स्वर हो, छोटा आ हो, छोटी हो या छोटा हो, ठीक है ना। ऐसे ही सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे व्यंजन होते हैं, व्यंजन को हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते, क्योंकि इन्हें बोलने क्या कहा, व्यंजन जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, बोले
बोल सकते हैं, क्योंकि इन्हें बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी एक उदाहरण दिया था का, जो कि हमें लग रहा है कि स्वतंत्र है, एक व्यंजन है, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि इसको बोलने के लिए आधा का और प्लस स्वर की ज़रूरत है, तब जाके हम इसको स्वतंत्र एक व्यंजन के रूप में का को बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसी सीक्वेंस में। आज गर्मी बहुत है इसलिए पसीना बहुत आ रहा है। देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि संस्कृत में व्यंजन को क्या कहते हैं। आप तो पता है, आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। संस्कृत संस्कृत में व्यंजन को क्या कहते हैं। तो इसका छोटा सा आंसर है कि संस्कृत में जो व्यंजन को कहते हैं वो हम हल कहते हैं। हल, इस तरह से हल। जब व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं तो स्वर को क्या कहते हैं। स्वर को, यानी संस्कृत में स्वर को संस्कृत में स्वरों को, स्वर को क्या कहते हैं। स्वरों को तो इन्हें कहते हैं अच्छ। देखिए दोस्तों, मैं कोई बड़ा एजुकेशन चैनल तो है नहीं जिसके पास स्मार्ट बोर्ड हो, एक टीम हो, हर कुछ हो। मैं स्वयं ही आपको पढ़ाने के लिए नोट्स तैयार करता हूँ। ये वाइट बोर्ड है मेरे पास जिस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पढ़ने के लिए आपको यूट्यूब पे काफ़ी कुछ मिलेगा, वैरायटी भी मिलेगी, लेकिन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको लुभावना पढ़ाया जाएगा, हकीकत नहीं पढ़ाई जाएगी। जितने डीप से मैं आपको पढ़ाऊँगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ हिंदी में आप एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। चलिए, अगर ये नोट हो गया तो आगे बढ़ें हम। ठीक है, डिजिटल रोबोट पे तो हर कुछ डिजिटल ही होता है। क्लिक एक बटन का काम होता है, कंटेंट उनका बना हुआ होता है, उन्हें सिर्फ स्लाइड निकालनी है, स्लाइड के बाद उनको पढ़ाना है सीधा। लेकिन यहाँ पे स्वयं स्लाइड बनानी है, स्वयं मिटाना है, स्वयं सब कुछ करना है। तो माफ़ी चाहता हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन बहुत जल्दी आपको आप लोगों का सहयोग रहा, जैसे एक स्मार्ट बोर्ड हमारे पास भी होगा। चलिए आगे चलते हैं कि जो स्वरों की संख्या होती है, स्वरों की संख्या आखिर कुल कितनी है। जो हमारे मानक शब्दकोश है, शब्दकोश में हमने स्वरों को कितने स्वरों को मान्यता दी है। तो कुल स्वर, कुल स्वर कितने हैं। तो अभी तक जो जिनको हमने मान्यता दी है, हमारे जो शब्द हिंदी शब्दकोश है और गुरु चाहे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हो या कामता प्रसाद गुरु जी हो, तो उनके अकॉर्डिंग हमने जो स्वर माने हैं वो माने हैं 11। लेकिन इनको कैसे माना है 11, इनको भी डिवाइड किया हुआ है। जैसे उच्चारण के स्थान पे ये तो कुल हमने स्वर माने हैं, लेकिन उच्चारण के स्थान, उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं। तो उच्चारण के आधार पर जो हमने स्वर माने हैं वो माने हैं 10। अच्छा, मैं ये तो बताना भूल गया कि जो
हमने जो कुल स्वर माने हैं वो कौन कौन से माने हैं। तो इसमें से छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और आ। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि 11 हमारे ये स्वर हुए कुल। अब जो उच्चारण के आधार पर जो स्वर हैं हमारे, उसमें से हम ई को रीडी को काउंट नहीं करते हैं। रीडी को काउंट नहीं, तो कौन कौन से हुए फिर हमारे? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और आ। यानी कि ये हमारे उच्चारण के आधार पर ये स्वर हैं। एक क्वेश्चन आता है कि अर्थ के आधार पर स्वर कितने हैं। अब अर्थ के आधार पर जो स्वर हैं, हमने बचपन में भी पढ़े हैं कि अर्थ के आधार पर जो स्वरों की संख्या मानी गई है वो 13 मानी गई है। 13 हम पढ़ते भी आए हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, अंग, आ। यानी कि ये हमारे अर्थ के आधार पर होते हैं। तो अर्थ के आधार पर कितने स्वर हैं हमारे? 13। 13 स्वर कौन कौन से हैं? छोटा, बड़ा। देखिए बोलते चाहिए, आप हमारे साथ भी बोलिए, ताकि बोलने में आपको प्रैक्टिस भी आएगी, तो आपको भी याद रहेगा कि आखिर स्वर हमारे हैं कितने। तो हमें पता चलता रहता है। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, बड़ा, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, आहा। ये 13 स्वर जो है हमारे अर्थ के आधार पर होते हैं, लेकिन इनको हम काउंट नहीं करते हैं क्योंकि ये अयोग भाव बोले जाते हैं इनको। यानी कि ये 2 अयोग भाव बोलते हैं, अंग, आ। अयोग वाह। तो स्वर हो गए हमारे अयोगवा। टोटल हमारे स्वर रहेंगे जो अर्थ के आधार पे वो 13 हैं। उच्चारण के आधार पे हमारे 10 स्वर हैं। कुल जो स्वर होते हैं वो 11 हैं। क्वेश्चन आपको इसी क्रम में पूछेगा कि कुल स्वर कितने हैं, तो आपको 11 मार्क करना है। अगर उच्चारण के आधार पर पूछता है तो आपको 10 मार्क करना है। अर्थ के आधार पर पूछता है तो आपको 13 स्वर बताने हैं अर्थ के आधार पे। 2 एक्स्ट्रा कौन से होते हैं? अयोगवाह होते हैं, अंग, आह। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इतना 10 हमको नोट हो गया आपका, तो आगे बढ़ते हैं हम। चलिए नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको इसी के चलते कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि जो लाइन होती है, लाइन कभी कभी लाइन को भी पूछ लेता है। आपने देखा हो कि किसी भी शब्द को लिखते हैं हम तो इस तरह से लिखते हैं, ये एक लाइन ये यूज होती है और एक लाइन ये यूज होती है। तो इसको कहते हैं हम शिरोरेखा, शिरो रेखा। और ये जो होती है वो होती है क्या? इसको बोलते हैं खड़ी पाई। ये आप नोट कर लीजिएगा। इसी के चलते आपने देखा हो
कि 2-3 प्रकार की जो बिंदियाँ होती हैं इसी क्रम में होती है, ऐसे एक तरह का, एक बिंदी यहाँ पे होती है और एक बिंदी यहाँ पे भी होती है, एक बिंदु यहाँ पे भी होती है। ये जो बिंदी होती है इसको कहते हैं अनुस्वर। ये जो बिंदी होती है इसको कहते हैं अनुस्वर। ये वाली जो बिंदी होती है, इस वाली बिंदी को हम कहते हैं किसी भी वर्ग का पंचमा अक्षर, चाहे वो ड़ा हो, डा हो, या हो, ठीक है ना, उसके लिए यूज होती है। वर्ग का पंचमा अक्षर, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नुक्ता। सॉरी, ये नुक्ता इधर को होता है। नुक्ता में होते जो आगत स्वर हैं, जैसे कि आपका खा हुआ या फा हुआ, तो उसमें कभी आपने देखा हो इस तरह से जैसे फा बनाते हैं, तो फा में कभी आपने यहाँ पे देखा होगा, इस तरह से यूज होता है ये वाला नुक्ता, ठीक है ना सर। एक यहाँ पे भी होता है, इसको कहते हैं द्विगुणी या उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त व्यंजन का होता है ये, जैसे आपने देखा हो ये वाले अक्षर देखे हो कभी, रा, इनके नीचे होता है। इनको द्विगुणी व्यंजन भी कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे जो होगा इससे भी अच्छा होगा। तो वर्णमाला का एक एक टॉपिक, एक एक अक्षर, एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे हम। और वर्णमाला के जो भी प्रीवियस ईयर यूपीएसआई में आए हुए क्वेश्चन हैं, चाहे यूपीएसआई के भी हों, यूपीएसआई के भी सम्मिलित करेंगे हम, एसएससी जीडी के भी करेंगे, और यूपी के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वर्णमाला, सारे क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ भी छूटने नहीं देंगे। हिंदी का डर आपका ख़त्म कर देंगे। आप जब पूरी कंप्लीट हिंदी होगी तो एक बार रिवीजन करके किसी भी एग्ज़ाम को देने जाएंगे तो हिंदी का डर पूरा ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा। क्लास को देखने के लिए यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए आप हिंदी बाय मनीष सर, आपको क्लास वहाँ पे मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।